नमस्कार यूसन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आमतौर पर इंसान खासकर पुरुषों में एक ग्लैंड होता है जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड एक ग्रंथि है जो कि हमारे मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर और पेनिस यानी कि लिंग के बीच में स्थित है। अखरोट के आकार का होता है और इससे कई समस्याएं उत्पन्न होती। कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है और कैसे होती है, इसका उपाय उपचार क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इसके लिए हमने बुलाया शहर के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सदाशिव भोले को, जो कि मध्य भारत के सबसे पहले रोबोटिक सर्जन भी है, अलावा इसके एक एंट्रोलॉजिस्ट भी है और एक कंसल्टेंट सीनियर यूरोलॉजिस्ट भी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्ते सर। सर आप डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स और बाद में जो वर्कशॉप्स होते हैं उसमें, और एक ट्रेनर जैसे भी आप मशहूर है, तो हाउ डू यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स टुगेदर? कैसा है कि जितना हम काम ज़्यादा करते जाते हैं उतना रिकग्निशन बढ़ता है, और इट्स एन ऑनर कि आपको कहीं बुलाया जाता है अपना टेक्निक दिखाने के लिए। पर्टिकुलरली मैं लेज़र प्रोस्टेट सर्जरी की टेक्निक सिखाता भी हूँ और डेमोन्स्ट्रेट भी करता हूँ, तो इट्स ए बिग ऑनर। तो समय निकालना ही पड़ता है ना। Where there's a will, there's a way. ऑफ कोर्स। सर प्रोस्टेट की बात करेंगे आज के हम इस शो में। प्रोस्टेट होता क्या है सर, और क्या फंक्शंस क्या है इसके? प्रोस्टेट सिर्फ पुरुषों में होता है। ये रिप्रोडक्टिव फंक्शन है इसका। सीमेन का जो पार्ट है वो प्रोस्टेट में मेजर पार्ट बनता है, और ये जैसा 20 से 22 ग्राम आपने जैसा बताया अखरोट की साइज़ का ग्लैंड है। पेशाब की थैली के नीचे जब यूरिन की नली बनती है तो उसके अग्रिम भाग में ये प्रोस्टेट होता है। और ये पुरुषों में होने के बाद कैसा है कि जब व्हेन पुरुष का जो 50 इयर्स के पार हो जाते हैं तो इसमें एनलार्जमेंट शुरू हो जाती है, बढ़ना होता है, वृद्धि शुरू हो जाती है। और जैसे वृद्धि शुरू होती है तो प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तो 50 के नीचे निश्चिंत रह के उनको शायद नहीं हो? नहीं, निश्चित नहीं रह सकते, क्योंकि कुछ मरीजों में 50 के नीचे भी इससे तकलीफ शुरू हो जाती है। और दूसरे भी कुछ बीमारियां प्रोस्टेट की जो यंग मेल्स में हो सकती है, जैसे कि प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेट का इन्फेक्शन, बहुत ही पेनफुल और बहुत तकलीफदायक कंडीशन है ये। तो बट जो BPH है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, वो नॉर्मली 50 के अराउंड या 50 के ऊपर ही होता है यूजुअली बाय एंड लार्ज। वैसे कम उम्र में होने के चांसेस रेयर है इसके। क्या होता है सर, BPH क्या होता है, क्यों होता है? BPH, बी का मतलब बिनाइन, मतलब ये नॉन कैंसरस है, इसलिए कैंसर नहीं है, ये सादे प्रकार की वृद्धि है गांठ में। प्रोस्टेटिक मतलब प्रोस्टेट में। हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी मतलब बड़ा होना। तो BPH मतलब नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट इज BPH जी। और उसी प्रकार PSA एक होता है। PSA एक एंजाइम होता है कि जो हम एक खून की जांच है, एंटीजन एंड प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये सिर्फ प्रोस्टेट स्पेसिफिक है, इसलिए इसको प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन बोलते हैं। ये ब्लड टेस्ट है, खून की जांच है जो की जाती है फॉर डिटेक्टिंग कैंसर इन प्रोस्टेट। जो एकदम स्टार्टिंग में कैंसर होता है जिसके कोई लक्षण नहीं होते हैं, तो तब PSA करके ये जाना जा सकता है कि ये पेशेंट के प्रोस्टेट में कैंसरस फोकस है क्या। किस उम्र में करनी चाहिए सर ये PSA? 50 के बाद करनी चाहिए, 50 साल के बाद करनी चाहिए। और उन लोगों ने ज़रूर करनी चाहिए जिनको फैमिली हिस्ट्री प्रोस्टेट डिसीज़ की है, जैसे उनके पिताजी को या दादाजी को या चाचा जी को अगर कैंसर प्रोस्टेट कभी हुआ है तो उन्होंने डेफिनेटली करना चाहिए, हाईली रिकमेंडेड। अच्छा, हाँ। तो अगेन ये हेरिडिटरी फैक्टर को इसको मान सकते हैं? बिल्कुल हेरिडिटरी फैक्टर बिल्कुल प्रोस्टेट के बीमारियों में है, पर्टिकुलरली बिनाइन ग्लैंड एनलार्जमेंट में भी और कैंसर में भी है। अच्छा जी सर, क्या साइंस क्या है सर, लक्षण क्या है कि इसको प्रोस्टेट हो रहे हो? प्रोस्टेट हो रहा है मतलब सबसे पहले यूरिनरी सिम्टम्स या यूरिनरी जो हैबिट्स होती है वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। जैसे रात को 2-3 बार उठना पड़ता है, या फिर कई बार दिन में जाना पड़ता है। कभी कभार ऐसा होता है कि मीटिंग में है आप और आपको एक अर्ज हुई वॉशरूम जाने की, आप रोक नहीं सकते उसको, आपको सब एक्सक्यूज मी बोल के जाना पड़ता है। ट्रैवलिंग के दौरान बहुत तकलीफ होती है, जिसको हम लोग अर्जेंसी बोलते हैं। अगेन 50 के बाद ही ये सब सिम्टम्स होते हैं? इट कैन अकर इन यंग पीपल आल्सो, दीस सिम्टम्स कैन अकर इन यंग लोगों में भी। इसके कारण कुछ अलग हो सकते हैं, जैसे ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन होता है यंग लोगों में, लेकिन 50 के बाद इसको हम यूजुअली प्रोस्टेट का ही एक हिस्सा मानते हैं। तो ये चेंजेस है, इसको इरिटेटिव सिम्टम्स बोलते हैं, ये एक सबसेट है। कभी कभार कुछ मरीजों को शर्मा जी इतना प्रॉब्लम होता है कि उनके बिफोर दे कैन रीच कपड़े गीले हो जाते हैं,
अर्ज इनकॉन्टिनेंस, दैट इज वेरी वेरी टेरिफाइंग सिम्टम। तो दे नीड टू वेयर डायपर्स, दे नीड टू वेयर डायपर्स, और उनका सब सोशल सर्कल कम हो जाता है, वो ट्रैवल नहीं करते, कहीं जाते नहीं, बस में ट्रैवल नहीं कर तो सकते। इनकंटिनेंस मान सकते हैं? इनकॉन्टिनेंस ही है वो, इसको अर्ज इनकॉन्टिनेंस ही बोलते हैं, कि अर्जेंसी आने से अपने आप को रोक न पाना और इनकॉन्टिनेंस होना, तो दैट इज अर्ज इनकॉन्टिनेंस। तो ये इरिटेटिव सिम्टम्स हो गए प्रोस्टेट बीपीएच के। दूसरे जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स हैं, जैसे यूरिन की धार कम होना, बहुत देर तक यूरिन करना, ड्रिबलिंग होना, करेक्ट, और वॉशरूम जाने के बाद शुरू ही नहीं होना, बहुत देर राह देखनी पड़ती है आराम से पेशेंटली, देन यूरिन स्टार्ट्स। तो ये सब जो पुअर स्ट्रीम इंटरमिटेंसी बोलते हैं उसको, या फिर यूरिन निकालने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है पेशेंट को यूरिन बाहर निकालने के लिए, ये ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स। ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि गांठ में वृद्धि हो गई और पेशाब का रास्ता धीरे धीरे दब रहा है, तो धार कम होते जा रही, कंस्ट्रिक्ट होते जा रहा है। और इरिटेटिव सिम्टम्स क्यों हो रहा है? क्योंकि इसी से जो ब्लैडर है उसमें कुछ न्यूरोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, जिससे ये इरिटेटिव सिम्टम्स हो रहे हैं, ऐसा है जी। सर 50 एंड अबाउ जो भी होते हैं उनको ये एक टेस्ट कर लेनी चाहिए, बीपीएच टेस्ट आप सजेस्ट करते हो, रिकमेंड करते हो? देखिए 50 एंड अबाव के, क्योंकि एनलार्जमेंट कब होता है कुछ पता नहीं चल रहा। नहीं, करेक्ट है, ये करेक्ट है, लेकिन देखिए कैसा है कि 50 एंड अबाव बीपीएच के लिए तो नहीं, लेकिन पीएसए आपने करनी चाहिए। जैसे अभी बहुत सारे लोग रूटीनली अपना एक एनुअल टेस्ट करते हैं, तो 99% ऑफ एनुअल टेस्ट आप जहाँ पे भी करें वहाँ पीएसए रहता ही है उसमें यूजुअली, नहीं होगा तो आपने इंक्लूड करना चाहिए। और अगर आपको ये महसूस होता हो कि मुझे अभी ज़्यादा समय लग रहा, जैसे आप एक पब्लिक लेबोरेटरी में गए हो, बाजू के लोग फटाफट निकल रहे हो और आप खड़े ही हैं, या ये जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए इसमें से निम्नलिखित में से कुछ है आपको, तो देन आपने डेफिनेटली एक यूरोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए, एक एग्जामिनेशन करना चाहिए, और कुछ टेस्ट होते हैं सोनोग्राफी वगैरह कर लेना चाहिए। क्या रीज़न है सर ये एनलार्जमेंट क्यों होता है? मतलब एक तो एज फैक्टर आपने बताया था, एज फैक्टर, जेनेटिक बैकग्राउंड, हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन की जो मात्रा होती है उसका कम होना, उसका हार्मोन्स का जो इंटरप्ले होता है, उससे वो ग्लैंड में वृद्धि होती है, और उसी से ये सब कॉम्प्लिकेशन और ये डिसीज़ जो बोलते हैं बीमारी होती है प्रोस्टेट की, उससे वजह से होती है। आपने कहा नॉर्मली कितने बार यूरिन के लिए जाना चाहिए एक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में? जैसे अभी ठंडी में हम देखते हैं कि ज़्यादा जाना पड़ता है, या गर्मी में कम हो जाता है। और आप पानी कितना पी रहे हैं उस पर भी डिपेंडेंट है। तो नॉर्मली कितना इज टॉलरेबल, अलाउड? नॉर्मली मोर देन 8 times इज कंसिडर्ड एबनॉर्मल, मोर देन 8 times पर डे। up to 8 times is anywhere between 2 times to 8 times is normal, राइट। रात को उठना नहीं पड़ना चाहिए, अगर आपको नींद लग गई तो उठना नहीं पड़ना चाहिए, या अगर एक आध बार आपको उठना पड़ रहा दैट इज़ ओके, उसके ऊपर नहीं उठना पड़ना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड नॉक्ट्यूरिया। रात को उठना मतलब नॉक्ट्यूरिया बोलते हैं उसको। नींद में से, गाढ़ी नींद में से अगर आपको उठ के बाथरूम जाके वापस आना पड़ता दैट इज़ एबनॉर्मल। या एंड दैट शुड हैपन। एक आध बार तो उठ ही जाता है इंसान, एक आध बार ठीक है, हाँ, लेकिन नॉट मोर देन 3, नॉट मोर देन 1। एनलार्जमेंट और फिर कैंसर का क्या रिलेशन आता है सर? प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो जाता है, फिर बाद में एनलार्जमेंट और कैंसर का कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन एनलार्ज ग्लैंड जो बिनाइन ग्लैंड है उसमें कैंसर हो सकता है, और कैंसर से भी ग्लैंड बड़ा होता है। मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एनलार्जमेंट में एबनॉर्मल सेल्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। इज दैट अ रीजन? नो, देखिए इसमें 2 प्रकार के सेल्स होते हैं। एक वही सेल्स अच्छे बन के बढ़ते हैं साइज में, जिसको हम हाइपरप्लेजिया बोलते हैं, जो बिनाइन है, और सेल्स बागी हो गए अपने सर, उनका सब कंट्रोल छूट गया, तो हम उनको कैंसरस ग्रोथ बोलते हैं, एटीपी या कैंसरस ग्रोथ, राइट। तो ये 2 प्रकार के, कि एक कंट्रोल में है, नॉर्मली सेल्स बढ़ रहे हैं तो इसको हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेजिया बोलते हैं, और जो अनकंट्रोल्ड है दैट इज कैंसर। That could lead to that is cancer. क्या तकलीफें होती है सर कैंसर के एट दैट पोजीशन? मतलब प्रोस्टेट में कैंसर होना तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है फॉर द पेशेंट एज वेल एज फॉर द डॉक्टर? जैसे प्रोस्टेट का मरीज आता है यूरिनरी सिम्टम्स लेके, वही लेके आ सकता पेशेंट, वही लेके आते हैं बहुत बार। दूसरी एक कैंसर की एक खासियत है कि ये कैंसर बोन्स में जाता है पहले, तो बोन्स में जाना, हड्डियाँ दर्द होना, बहुत बैक पेन होना सीवियर, या छोटे से ट्रॉमा से, ट्रिवियल ट्रॉमा से फ्रैक्चर होना बैक का, दिस इज़ वन इंडिकेशन कि अंदर कैंसर हो सकता है हड्डियों में। कभी कभी प्रोस्टेट बीपीएच में और कैंसर में भी अगर पेशेंट ने, मरीज ने ध्यान नहीं दिया तो एक समय आता है कि पेशाब पूरी रुक जाती है,
एक्यूट रिटेंशन ऑफ हाँ, यूरिन। हाँ। फिर Does पेशेंट that lead to death, sir? अगर इट वोंट patient- लीड टू डेथ बट इट रिक्वायर्स इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, कैथेटराइजेशन, कैथे डालना पड़ता है। इन प्रोस्टेट व्हाट कैन लीड टू डेथ इज बेसिकली दोनों किडनियाँ यूरिन नीचे रुकी है तो बैक प्रेशर किडनी तक जाके किडनियाँ स्वोल होके, हाइड्रोनेफ्रोसिस होके, रीनल फेलियर होके, दैट कैन लीड टू डेथ इन पेशेंट्स ऑफ प्रोस्टेट। समटाइम्स ऑब्स्ट्रक्टेड है ये सिस्टम और इसमें इन्फेक्शन हुआ, दैट इन्फेक्शन कैन बी वेरी फल्मिनेंट, पर्टिकुलरली अगर पेशेंट की एज ज़्यादा हो। अभी अपने पास 80-90 साल के भी मरीज बहुत आते हैं। अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हमारी बढ़ गई, डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, शुगर में कोई भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी बढ़ता है, तो दिस कैन बी ए कॉम्प्लिकेशन। तो एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन होना ये इमरजेंसी है ये बीमारी में, और उसमें ये कॉम्प्लिकेशन हुए तो इट कैन थ्रेटन द लाइफ ऑफ द पेशेंट। जहाँ प्रोस्टेट की बात होती है सर, एक अक्सर एक टर्मिनोलॉजी सुनते हैं हम, OAB, ओवर एक्टिव ब्लैडर, तो ये किस कारण से होता है और इज इट रिलेटेड टू प्रोस्टेट? और इट इज़ ए सेपरेट एंटिटी, बट जैसा हमने बताया आपको कि प्रोस्टेट में इरिटेटिव सिम्टम्स हो सकते हैं, तो बहुत बार हमारा डायग्नोसिस रहेगा BPH ही तो OAB, क्योंकि प्रोस्टेट पर से होने से या बढ़ने से या रुकावट होने से ब्लैडर में चेंजेस नहीं होते। OAB इज सेपरेट काइंड ऑफ एक अलग प्रकार का एक बीमारी है, जिसमें हमने जैसे डिस्कस किया कि बार बार यूरिन जाना, अर्जेंसी होना, रोक ना पाना पेशाब की अर्ज को, या कपड़े में हो जाना, है ना, तो ये जो है ये ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स है। रात को बार बार उठना, वो भी एक ओवर एक्टिव ब्लैडर का सिम्टम है। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर कैन अकर विदाउट प्रोस्टेट। ओवर एक्टिव ब्लैडर औरतों में भी होता है जिनको प्रोस्टेट नहीं होता, तो ये एक अलग एंटिटी है, बट ये प्रोस्टेट के पेशेंट में ज़्यादा पाया जाता है ओवर एक्टिव ब्लैडर। रीज़न क्या हो सकता है सर? न्यूरोनल चेंजेस होते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसकी वजह से ब्लैडर में कुछ चेंजेस होते हैं और ब्लैडर की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो ब्लैडर एट एनी वॉल्यूम नॉर्मल पर्सन में स्टेबल रहता है, वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता। तो हम बोलते हैं पेशेंट को, मरीज को बोलते हैं कि योर ब्लैडर हैज़ बिकम हाइपर। थोड़ा भी यूरिन जमा होने के बाद वो हाइपर हो जाता है कि मुझे जल्दी ये यूरिन को बाहर निकालना है, तो उसकी वजह से बार बार जाना पड़ता फिर। तो 500 सीसी अगर कैपेसिटी है तो 100-150 सीसी पे पेशेंट वॉशरूम जाता है। ही बिकम्स वेरी रेस्टलेस कि मुझे वॉशरूम जाना है करके। तो दैट इज़ वाई दिस हैपन्स। न्यूरोनल चेंजेस, न्यूरोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ब्लैडर में, उसकी वजह से। ये डायबिटिक्स में भी बहुत देखा गया है, फीमेल्स में भी बहुत देखा गया है। फीमेल्स में उसके कारण अलग है हालांकि, बट ये होता है ओवर एक्टिव ब्लैडर। सर ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा कैंसर में परिवर्तित हो जाए, तो कैसे पहचानोगे कि आप ये प्रोस्टेट कैंसर हो चुका है या फिर बाद में सिर्फ एनलार्जमेंट है? एक तो सबसे पहले तो हिस्ट्री पेशेंट की बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोई कैंसर, प्रोस्टेटिक कैंसर है क्या। सेकंड, जब पेशेंट को जांचा जाता है तो जैसे हम जांच करते हैं तो एक जांच होती है जिसको DRE बोलते हैं, या पर रेक्टल एग्जामिनेशन को पेशेंट को प्रोस्टेट उंगली से पैल्पेबल प्रोस्टेट को जांचा जाता है। तो उसमें अगर कुछ हार्डनेस हो, कोई नोड्यूल हो, कोई इरेगुलरिटी हो, तो दिस इज़ ए साइन, दिस इज़ ए अलर्ट साइन कि इसमें कैंसर होने की शक्यता हो सकती है। फिर PSA हम करते हैं, तो PSA अगर हाई है और एबनॉर्मलिटी है तो देन दिस इज़ ए बिग खतरे की घंटी की कैंसर प्रोस्टेट हो सकता है करके। क्या प्रिकॉशंस क्या लेने पड़ेंगे सर? Of course, age related Precautions in the sense there is no precaution to prevent prostatic enlargement. It's a natural progression. It's a natural. हर एक को होता है, हर व्यक्ति को जो 50-60 हर एक को नहीं होता, बहुत लोगों को होता है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर जेनेटिक फैक्टर्स। मैं आपको ऐसे 80 साल 90 साल के कई मरीज बता सकता हूँ जिनको ज़िंदगी में कभी यूरिन की तकलीफ नहीं हुई है ना, तो वो जेनेटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मैं आपको ऐसे भी मरीज़ दिखा सकता हूँ जिनको कभी डायबिटीज़ नहीं था और 80 साल में भी उनकी शुगर नॉर्मल है, तो थोड़ा सा जेनेटिक इंटरप्ले होता है इसमें। तो ऐसा कोई केस स्टडी है सर आपके पास कि जैसे आपने कहा ओल्ड एज पर्सन जिनको नहीं है प्रोस्टेट, हाँ, तो उनकी लाइफस्टाइल के बेसिस पर कुछ रिकमेंडेशन सजेशंस? देयर आर नो रिकमेंडेशंस, बट जैसे जो वेस्टर्न टाइप ऑफ डाइट है उसमें ज़्यादा होता है, हाई प्रोटीन कंजम्पशन में ज़्यादा होता है, सैचुरेटेड फैट कंजम्पशन ज़्यादा होता है। दीज आर स्टडीज़, दीज आर टेक्स्ट बुक नॉलेज। मतलब ये मतलब जैसे किडनी के सिम्टम्स है उसी टाइप के यहाँ पर हो जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा जो किडनी स्टोन के हम लोग बोलते हैं ना, हाई रिस्क, चेंजिंग डाइटरी पैटर्न्स कैन लीड टू मोर एनलार्जमेंट, ऐसा बोलते हैं, एंड हार्मोनल चेंजेस ऑफ कोर्स। जी, तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होंगे सर इसके? इसमें सर आपको बताओ तो ऐसे कुछ प्रिवेंटिव मेजर तो कुछ है नहीं, बट अपने सबसे इम्पोर्टेंट हमने सतर्क रहना है कि अगर हमको ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं तो हमने एक्सपर्ट हेल्प लेनी चाहिए, एक ओपिनियन लेना चाहिए, और ये सवाल डॉक्टर से ज़रूर पूछना चाहिए कि मुझे प्रोस्टेट की तकलीफ है क्या। दिस इज़ व्हाट यू कैन डू। अगेन एक मेडिकल चेकअप आफ्टर सर्टेन एज, या ए मेडिकल चेकअप आफ्टर सर्टेन एज, पर्टिकुलरली अगर आपको यूरिनरी सिम्टम्स आफ्टर द एज ऑफ 50 है
तो अपने प्रोस्टेट के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। कैंसर के स्टेजेस होते हैं सर, यस, तो प्रोस्टेट कैंसर के भी स्टेजेस किस स्टेज पे डिटेक्ट हो जाता है या फिर इट इज सेफ कि भाई? इट डिपेंड्स ऑन योर लक, इफ़ यू आर अलर्ट, इफ़ यू गो एंड इफ़ यू हैव योर रेगुलर चेकअप्स, हम लोग स्टेज 1 स्टेज 2 में डिटेक्ट कर सकते हैं उसको। उसमें इट इज़ कम्प्लीटली क्यूरेबल। प्रोस्टेट कैंसर एक कैंसर है जो कम्प्लीटली क्यूरेबल है इन फर्स्ट 1 and 2 स्टेजेस। 3 and 4 में इट कैन नॉट बी क्योर्ड, बट अभी ऐसी इतनी अच्छी दवाइयाँ, इतने अच्छे टेक्निक्स है कि जिससे कई सालों तक वो कैंसर को कंट्रोल में रखा जा सकता है। लेकिन फॉर 1 और 2 में आप कम्प्लीटली क्योर हो गए, मतलब आप ट्रीटमेंट के बाद आपको वो कैंसर कभी तकलीफ नहीं देगा। तो यहाँ इम्पोर्टेंस है रेगुलर चेकअप का, PSA के चेकअप का, और रेगुलर यूरिनरी इस पे ध्यान देने का, ट्रैक पे ध्यान देना। क्योंकि अगर कैंसर भी है तो उसमें आप स्टेज 1 में तो 2 में तो डरने की बात नहीं। रोबोटिक सर्जरी है, रेडिएशन थेरेपी है, ऑल दीज थिंग्स आर क्यूरिंग द पेशेंट कम्प्लीटली ऑफ द डिसीज। सर जैसे गैल ब्लैडर को निकाल दिए तो भी सरवाइव करता है जी इंसान, जी। तो उसी प्रकार प्रोस्टेट ग्लैंड को आफ्टर अ सर्टेन एज निकाल दिया तो विल दैट हेल्प? बिल्कुल नहीं, प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट का कोई रोल नहीं इसमें। हाँ। ऐसा नहीं है कि मुझे अगर पर्टिकुलरली पता चला कि कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है। हाँ, प्रोस्टेट कैंसर है तो फिर आपको तो निकालना ही है ग्लैंड। स्टेज 1 and 2 में ग्लैंड निकालते ही है, और वो इधर ओपन सर्जरी से निकालते हैं या रोबोटिक सर्जरी से या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से निकालते हैं। टेक्निक इज डिफरेंट, बट बेसिकली तो प्रोस्टेट निकाल ही रहे हैं हम, और उससे पेशेंट को दे लिव ए गुड लाइफ। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉब्लम आते, कुछ नहीं होता। आफ्टर द एज ऑफ 50 वैसे भी फैमिली इज कंप्लीट, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सीमेन एंड एवरीथिंग, तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड व्हाट अबाउट एक्सरसाइज सर? कहते हैं कि साइकिलिंग से भी होने के चांसेस बढ़ते हैं। नहीं, नो, दैट्स मिथ है वो। मिथ है वो, हाँ, मिथ है। नथिंग टू डू विद No, no, absolutely not. एक्सरसाइजेस की बात करें No exercises, no exercise will make you prone, no exercise will protect you against this disease. what exercises does he need to do at 50 and plus? Exercise, walking जो भी है। एक्सरसाइज और प्रोस्टेट के प्रॉब्लम का कोई भी तारोबादार नहीं है। तो आप जो एक्सरसाइज रूटीनली हेल्दी रहने के लिए करते हैं वो आप कर सकते हो। प्रिवेंशन की बात करें सर तो कैसे इसको? जैसे मैंने आपको बताया, देयर इज नो प्रिवेंशन। आप हेल्दी लाइफ ये करिए, रेगुलर चेकअप्स करिए, और जहाँ पे आपको यूरिनरी प्रॉब्लम होता है आप यूरोलॉजिस्ट से जाके मिले। एंड वंस इट इज ऑपरेटेड एंड रिमूव्ड तो उसके बाद रिकरेंस के चांसेस है सर फिर से? देखिए, अभी हमको इसमें 2 क्लासीफाई करने पड़ेंगे। एक है बिनाइन प्रोस्टेट, BPH। इसमें निकालने के पहले बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो दे के हम पेशेंट को, मरीज को ऑलमोस्ट ठीक कर सकते हैं। सिर्फ इसमें एक बात है कि ये जो दवाइयाँ हैं ये आपको रेगुलरली लेनी पड़ती है ना। इसमें ऐसा नहीं कि आपने 2 महीने 6 महीने लिया और छोड़ दिया तो फिर से तकलीफ होगी आपको। बट ये जो मेडिसिन से एकदम सेफ है, इसके साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल एकदम कम है, और आपने 10 या 15 साल भी ये मेडिसिन रेगुलरली ली तो भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन इससे ऑलमोस्ट 80-85% लोगों में हम सर्जरी टाल सकते हैं। जिनको सर्जरी लगती है उसमें अभी ओपन सर्जरी कोई रोल ही नहीं प्रोस्टेट में, वेरी लिमिटेड रोल। अभी है दूरबीन से सर्जरी, लेज़र प्रोस्टेक्टोमी जो लेज़र बीम से की जाती है, अगेन उसमें होल्मियम लेज़र या थूलियम फाइबर लेज़र या थूलियम लेज़र यूज़ होता है, तो उससे सर्जरी की जाती है। पेशेंट नॉर्मली 1 या 2 दिन में घर वापस जाता है। सो ये सर्जिकल पार्ट हो गया इसका। कभी कभार, वेरी रेयरली फॉर बिनाइन प्रोस्टेट यू विल रिक्वायर रोबोटिक या ओपन सर्जरी, बहुत ही रेयर, बहुत ही रेयर। मैंने पिछले अराउंड 20 साल में 3 ही पेशेंट किए ओपन सर्जरी से। Out of thousands which I have operated, only 3 patients require an incision for open surgery for some other reason. वो भी minimally invasive? वो भी मतलब open is open. We cannot call it minimally invasive, but open करनी पड़ी because of some reason, severe cardiac disease, other things, जिसमें कि बहुत बड़ा gland है तो हमको जल्दी से करना है वगैरह इस टाइप का। But अभी gland का size भी, पहले ऐसा होता था कि 70-80 ग्राम का है तो अभी open करना पड़ेगा। अभी ऐसा नहीं, अभी 250-300 ग्राम का है, वो भी एंडोस्कोपिकली दूरबीन से होता है विदाउट पंक्चरिंग द पेशेंट, बाय डूइंग ए प्रोसीजर जिसको हम होलेप कहते हैं, होल्मियम लेजर न्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट। एंडोस्कोपिकली होता है, कहीं शरीर पे पंक्चर नहीं, और एक ही सीटिंग में आप इसको क्लियर कर सकते हो। ये हो गया बिनाइन ग्लैंड जिसमें कैंसर नहीं है। जहाँ पर कैंसर है वहाँ सब कुछ चेंज हो जाता है। वहाँ पर स्टेज 1 और 2 में है तो हमको सर्जरी या रेडिएशन थेरेपी, 2 में से एक आप चॉइस कर सकते हैं। इसमें से अपने को उसको पूरा ठीक करना है। अब ये जो सर्जरी होती है इसमें ओपन सर्जरी काफ़ी बार होती है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है रोबोटिक सर्जरी, या तीसरा ऑप्शन नॉट इतना पॉपुलर नहीं है पर फिर भी होता है, दैट इज़ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। रोबोटिक का एडवांटेज बहुत बड़ा है। इनफैक्ट रोबोटिक सर्जरी रिवोल्यूशनाइज CA प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट प्रेसिशन और द ईज़
जो ईज से आप स्यूचरिंग प्रोस्टेट निकालने के बाद जो पेशाब की नली को और ब्लैडर को आपको जोड़ना है, जो स्यूचरिंग जितना आसानी से रोबोटिक्स में होता है उतना ओपन सर्जरी में भी नहीं होता, इतना अच्छे से होता है वो। 3 डायमेंशनल विजन, देख सकते हो आप सब कुछ 3D विजन में, HD विजन में देख सकते हो। कॉस्ट फैक्टर में कितना फ़र्क पड़ता है सर? कॉस्ट फैक्टर इज़ अ मेजर फैक्टर जहाँ पे रोबोटिक इंडिया में प्रॉब्लम है, क्योंकि कॉस्ट फैक्टर इवन इफ़ यू डू रोबोटिक सर्जरी तो 2.5-3 लाख के नीचे रोबोटिक सर्जरी नहीं हो सकती, उसका डिस्पोजेबल कॉस्ट ही उतना है। सो एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड इट। सो फॉर पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड इट देयर इज ओपन सर्जरी विच इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल इन ए कंट्री लाइक इंडिया एंड एट ए प्लेस लाइक नागपुर बहुत ही अफोर्डेबल है ओपन सर्जरी। दूसरा इनके बीच का है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में ज़्यादा कुछ मेजर एडवांटेज नहीं है एज़ कम्पेयर टू ओपन, ओनली थिंग द इंसिजन्स आर स्मॉल, लेकिन इट कैन नॉट बी कम्पेयर टू रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी इट इज़ ए क्लास अपार्ट, वो अलग ही क्लास में है। तो फॉर ए पर्सन हु कैन अफोर्ड इट द फर्स्ट चॉइस वुड बी रोबोटिक सर्जरी ऑलवेज, एवरी टाइम। लेज़र की बात की आपने, लेज़र टेक्नोलॉजी यू स्टार्ट कटिंग इट, रिमूविंग इट वगैरह, तो उससे बाकी मसल्स जैसे खासकर स्पिंक्चर मसल्स होंगे आसपास में, तो वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? देखिए लेज़र का सबसे बड़ा एडवांटेज है उसका डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन टिश्यू में बहुत कम होता है, 0.01 to 0.03 मिलीमीटर, नेग्लिजिबल। ठीक है, कॉटरी जो TURP होता था पुराने ज़माने में, मोनोपोलर कॉटरी, उसका अराउंड 1 to 3 मिलीमीटर्स है। सो यू कैन सी द डिफरेंस, इज 10 times मोर पेनिट्रेटिव करंट एंड इट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज नॉट इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा मेजर एडवांटेज लेज़र का क्या है कि इसमें विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उसको बहुत हीमोग्लोबिन या ब्लड से बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है, तो जैसा ब्लड वेसल उसको दिखती है, लेज़र को बीम गिरता है उस पर, वो इमीडिएटली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड सील करेगा और कट करेगा। तो ब्लीडिंग इज नेग्लिजिबल, देयर इज वेरी लेस ब्लीडिंग, पेन इज लेस पोस्ट ऑपरेटिवली, क्योंकि डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कम है, तो आपको पेन डिस्कम्फर्ट इन्वेड नहीं किया। कैथेटर जो TURP में 3 या 5वें दिन निकलता है, लेज़र प्रोस्टेक्टोमी के बाद 24 आवर्स के अंदर निकलता है, तो दैट इज़ द मेजर एडवांटेज। और सबसे बड़ा TURP को ग्लैंड का एक लिमिटेशन है, जैसे 70-75 ग्राम्स तक कर सकते हैं, जो एक्सपर्ट्स है, जो हम लोग हैं प्रोस्टेट डे इन डे आउट कर सकते हैं, हम अप टू 90-100 ग्राम्स TURP या सादे लेज़र TURP के ऑपरेशन से, दूरबीन के ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन लेज़र में आप 220-300 ग्राम तक भी एक सिटिंग में निकाल सकते हो विदाउट एनी एडिशनल कॉम्प्लिकेशन टू द पेशेंट। TURP अब वैसा नहीं है, TURP अब 1-1.25 घंटे के बाद आपको रुकना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट को फिर उसके साइड इफेक्ट शुरू हो जाते हैं। लेज़र में ऐसा नहीं होता, वन गो में यू कैन ऑपरेट फॉर 2 hours एंड फिनिश एवरीथिंग ऑफ, द प्रोस्टेट कंप्लीटली कैन बी। एंड यू सेड सर्जन्स जैसे रिलैक्स्ड मोड में, देयर इज नो ब्लीडिंग, विजन अच्छा है, और आप इन्यूक्लिएट कर रहे हो, आपको ग्लैंड को पूरा का पूरा, आप देखिए एक एप्पल है, एप्पल का बाहर का लेयर है और अंदर वाइट पार्ट है, तो उसको पूरा आप स्कूप कर रहे हो, और स्कूप करके ब्लैडर में पुश कर दिया आपने। फिर ब्लैडर में एक मॉर्सलेटर नाम का एक मशीन होता है, जिससे वो सक करता है, ग्राइंड करता है और खींच लेता है पूरे इसको। सो 2 पार्ट रहते हैं लेज़र ऑपरेशन के, एक पार्ट रहता है इन्यूक्लिएशन, उसको निकालना, और ब्लैडर अपने पास एक छोटा सा मटका है ब्लैडर, उसमें डाल देना उसको पुश कर देना। फिर दूसरा वो हो गया एक पार्ट, फिर निकाल के दूसरा स्कोप डालना, उसको ग्राइंड करके निकाल लेना, 15-20 मिनट्स लगते हैं उसको बस। तो एट द एंड यू गेट ए बाउल फुल ऑफ प्रोस्टेट, बिना पेशेंट को कोई भी चीरा दिए, बिना कोई पंक्चर किए। एंड शाम को अगर आप वो पेशेंट को देखेंगे तो आप बिलीव नहीं करोगे कि ये पेशेंट का सुबह ऑपरेशन हुआ है। सो कंफर्टेबल, पेनलेस, एज गुड एज नॉन इन्वेसिव, एज गुड एज। थोड़ा सा मैं टॉपिक से हटूंगा सर, ऑफ कोर्स, बट अगेन रिलेटेड टू लेज़र। जैसे पाइल्स आजकल जो है ऑपरेशन, वो भी इससे लेज़र से प्रिसाइजली कट करके निकाल दिया रहा है, और पेशेंट को भी ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही। तो अगेन वहाँ प्रॉब्लम्स इसी टाइप के होंगे लेज़र? यस। लेज़र का एप्लीकेशन हर फील्ड ऑफ सर्जरी में आज, एवरी फील्ड ऑफ सर्जरी, इंक्लूडिंग फ्रॉम द स्किन, डर्मा टिल the internal organs, everywhere laser is used. Advantage is that only, that energy is controllable, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। वो प्रेडिक्टेबल एनर्जी है, मतलब उसका पेनिट्रेशन ज़्यादा नहीं रहता, इधर उधर फैलता नहीं है ना, जितना आप चाहेंगे उतना ही वो अटैक करेगा टिश्यू को। और उसका एबिलिटी, उसका एक पर्टिकुलर कैपेबिलिटी कि वो बिना ब्लीडिंग के आप सर्जरी कर सकते हैं, राइट। तो दैट इज, दीज 3 एडवांटेज आर द मेजर एडवांटेज। तो इसीलिए आँख से लेके, स्किन से लेके तो इंटरनल ऑर्गन्स तक, हर जगह
All fields of surgery are now using lasers for different applications. Yes, sir. सर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोलते हैं, तो प्रिवेंशन तो है ही नहीं कुछ, आपने कहा नहीं। जैसे कि एट द मोस्ट वी कैन टेक केयर, live a healthy life, you know. चेकअप्स वगैरह हाँ, कर सकते live a हैं। healthy life, exercise regularly, regular आपकी regular habits रखें, that is under our control as far as prostate is concerned. और बाकी सतर्क रहें, दक्षता दें, और अगर कुछ प्रॉब्लम आपको नज़र आती है तो उसको नज़रअंदाज ना करें, यूरिनरी रिलेटेड प्रॉब्लम, जल्द से जल्द डॉक्टर की तरफ आप जाएं और उसका सलाह लें। कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं सर। Yes. इसमें एडवर्स इफेक्ट्स क्या है, शायद जनता के मन में भी ये बात घूम रही होंगी। एडवर्स इफेक्ट्स जितने भी टेक्नोलॉजीज आपने बताए जी। तो इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी इवॉल्व कब होती है और टेक्नोलॉजी में इतना इन्वेस्टमेंट पैसे का क्यों होता है, जब इट इज़ सुपीरियर टू द ओल्ड टेक्नोलॉजी। हाँ। तो ओल्ड टेक्नोलॉजी से जब कॉम्प्लिकेशन थोड़े ज़्यादा थे और नए टेक्नोलॉजी से वो कॉम्प्लिकेशन हम अवॉइड कर सकते हैं, तो टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है। सेम थिंग इज विथ लेजर्स। अब एवरीथिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, द मैन बिहाइंड द मशीन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो यू शुड बी वेल ट्रेन्ड टू ऑपरेट सच केसेस। आप ऐसा नहीं कि आपने 5 दिन का 7 दिन का कोर्स कर लिया और आप मास्टर हो गए, ऐसा नहीं होता। आपको भी पता है कि मास्टरी के लिए कई घंटे, कई रातें, कई दिन उसके पीछे आपको लगना पड़ता है। देन ए म्यूजिशियन विल बिकम ए म्यूजिशियन, ए सर्जन विल बिकम ए सर्जन, एंड वंस यू बिकम ए सर्जन, टू हैव मास्टरी इन वन फील्ड रिक्वायर्स ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क। तो मुझे आई डोंट ब्लेम टेक्नोलॉजी, बिकॉज अगर आप अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ हैं, आप बेस्ट टेक्नोलॉजी लेके काम कर रहे हैं, तो आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते। आपको अल्टीमेटली अपने You आप को opted blame it, करना हाँ, है। yes. I operated. It is my responsibility to see कि मेरा मरीज जो है वो बिना कॉम्प्लिकेशन खुशी खुशी घर जाए। यू कैन नॉट ब्लेम द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आपने खरीदी है ना, तो उसकी जवाबदारी आपकी है। हम ये कह सकते हैं कि एडवर्स इफेक्ट्स को मिनिमम रिड्यूस कर दिया। मिनिमम होते जा रहे हैं, नेग्लिजिबल हो गए अभी। टेक्नोलॉजी के तो मिनिमम हो गए, सर्जरी के भी मिनिमम हो गए। अगर आप प्रोस्टेट सर्जरी देखेंगे तो उसमें कॉम्प्लिकेशन रेट 6% है, माइनर कॉम्प्लिकेशन से मेजर कॉम्प्लिकेशन। 94% गो होम हैप्पीली। नाउ 94% इज अ वेरी गुड। इनकॉन्टिनेंस आफ्टर सर्जरी, प्रोस्टेट सर्जरी 1% किताब में है। अगर आप जो भी लोग प्रोस्टेट एक्सटेंसिवली ऑपरेट करते हैं उनको पूछेंगे तो उनका रेट 1% से भी बहुत कम है। इनकॉन्टिनेंस हो सकता है किसी को, लेकिन दैट इज नेग्लिजिबल। बट देयर कुड बी अदर फैक्टर्स जैसे एज, इम्यूनिटी एंड ऑल दोस थिंग्स, स्टैमिना, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, एब्सेंट स्पिंक्टर। किसी को स्पिंक्टर ही नहीं होता बचपन से, लेकिन वो पता नहीं चलता क्योंकि प्रोस्टेट होता है, इसलिए वो कंट्रोल कर पाते यूरिन अपनी। तो इसलिए कैसा है कि एज वी प्रोग्रेस कॉम्प्लिकेशन रेट्स गो ऑन डिक्रीजिंग, बोथ इसमें और उसमें। मतलब सक्सेस रेशियो हाई है आपका। हाई है। और लाइफ, देर इज़ नथिंग विच इज़ नॉट रिस्की टू लाइफ। दवाई लेने में, इंजेक्शन लेने में भी पेशेंट को रिएक्शन आ सकती है, तो रिस्क तो होता ही है। बट इफ़ यू कैलकुलेट द रिस्क स्टैटिस्टिकली, इट इज़ वेरी लेस। उससे ज़्यादा रिस्क हमको स्टूडियो में बैठे इंटरव्यू देने में है, ये स्टेयरकेस उतरने में है, गीले रास्ता वर्धा रोड क्रॉस करने में है, गाड़ी चलाने में है, हाईवे पर जाने में है ना, रात को लेट घर पे आने में है, लेकिन वो तो हम करते ही है ना। तो उसके कंपैरिजन में ये रिस्क नेग्लिजिबल है। तो उतनी रिस्क आपको लेनी पड़ेगी। आपको कोई भी दवाई लेना है, आपको कुछ भी करना है, तो उतना रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। क्या मैसेज रहेगा सर आपका? मैसेज हाथ जोड़ के मेरा यही रहेगा कि अगर आपको यूरिनरी प्रॉब्लम है और आप 50 के ऊपर है और आप पुरुष है, तो प्रोस्टेट बिनाइन ग्लैंड हो सकता है, उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो आप यूरोलॉजिस्ट की सलाह ज़रूर लें। जो जांच पड़ताल है, फॉलोअप्स है, वो जितना जमेगा आप करें। एक याद रखें कि इन सिम्टम्स के पीछे, कंप्लेंट्स के पीछे कैंसर भी हो सकता है, प्रोस्टेट का कैंसर भी हो सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम इसे अर्ली डिटेक्ट करते हैं तो ये पूरा तरीके से ठीक हो सकता है। तो आपके जो कंप्लेंट्स है, यूरिनरी कंप्लेंट्स है, उसको नज़रअंदाज ना करें, आपके यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, ट्रीटमेंट ले और खुश रहे और खुशहाल रहे। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाए। बिल्कुल उठाएं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे पास है, उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच सर, Thank you. प्लेजर एज यूजुअल। नमस्कार।